नमस्कार दोस्तों। आज की हॉरर स्टोरी, आज की कहानी का टाइटल है दिल्ली से मुंबई, ट्रक ड्राइवर की खौफनाक आप बीती। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की यह डरावनी कहानी। मेरा नाम रमेश है। पिछले 20 सालों से ट्रक चला रहा हूं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कोलकाता, उत्तर से दक्षिण। ऐसा कोई हाईवे नहीं जिस पर मेरे ट्रक के टायरों ने निशान न छोड़े हों। ट्रक ड्राइवर की जिंदगी बाहर से जितनी आसान लगती है, अंदर से उतनी ही खामोश और भारी होती है। रातें हमारी साथी होती हैं और सड़कें हमारी किस्मत। मैंने एक बात हमेशा सीखी, रास्ता जितना सुनसान हो उतना ही इंसान को अपने होश में रहना चाहिए। क्योंकि सड़क सिर्फ गड्ढों से नहीं, कहानियों से भी भरी होती है। और कुछ कहानियां कभी कभी जिंदा हो जाती हैं। उस सफर में मेरे साथ मेरा खलासी था, सलीम। उम्र में मुझसे छोटा, लेकिन आंखें हमेशा चौकन्नी। वो उन लड़कों में से था जो हंसते हंसते भी पीछे अंधेरे में झांक लेते हैं। दिल्ली से मुंबई का ये ट्रिप हमारे लिए नया नहीं था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ट्रक में लोहे का माल लदा था, वजन भारी था और दिल भी। रात के लगभग 10:30 बजे हम दिल्ली के बाहरी इलाके पार कर चुके थे। हाईवे पर गाड़ियां कम होती जा रही थीं। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी पीछे छूटती जा रही थी और आगे सिर्फ काली सड़क थी। सलीम ने रेडियो चालू किया, लेकिन हर चैनल पर सिर्फ शोर, जैसे कोई आवाज बोलना चाहती हो पर बोल नहीं पा रही हो। मैंने ट्रक की स्पीड कम की। अनुभव कहता है, जब रास्ता ज्यादा खामोश हो जाए तो जल्दी मत करो। तभी सलीम बोला, भैया, आज हवा कुछ अजीब नहीं लग रही। मैं हंसा, लेकिन दिल नहीं हंसा। हवा में सचमुच कुछ था, एक ठंडक जो मौसम की नहीं थी। हम राजस्थान बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे। इस रूट पर कई जगह ऐसी हैं जहां रात में ढाबे बंद रहते हैं, और कुछ जगह ऐसी भी जहां लोग कहते हैं रुकना नहीं चाहिए। मैंने ऐसी बातों को हमेशा अफवाह माना था, लेकिन उस रात ट्रक के केबिन में बैठे बैठे मुझे पहली बार लगा कि शायद हर अफवाह झूठ नहीं होती। करीब आधी रात के आसपास एक लंबा स्ट्रेच आया, जहां सड़क दोनों तरफ से खुली थी। ना पेड़, न बस्ती, बस दूर दूर तक फैला अंधेरा। तभी मुझे लगा जैसे सड़क के बीच कुछ हिला। मैंने ब्रेक पर पैर रखा, लेकिन सामने कुछ था ही नहीं। सलीम ने भी वहीं देखा था। उसकी आवाज कांप रही थी, भैया, अभी कुछ था ना? मैंने कुछ नहीं कहा। ट्रक दोबारा आगे बढ़ा, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही साइड में एक पुराना सा पत्थर दिखा, जिस पर लाल रंग के धब्बे थे। मैंने वहां से नजर हटानी चाही, लेकिन आंखें मान नहीं रही थीं। सलीम ने धीरे से कहा, यह वही जगह है क्या? मैंने सवाल पूरा नहीं होने दिया। कुछ बातें पूरी नहीं की जाती। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, ट्रक के अंदर अजीब सी आवाजें आने लगीं। लोहे के माल से टकराने की नहीं, बल्कि जैसे कोई बाहर से केबिन पर उंगलियों से थपथपा रहा हो। मैंने शीशा नीचे किया। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, और उसी के साथ एक अजीब सी बदबू, जलते हुए अगरबत्ती जैसी, लेकिन सड़ी हुई। सलीम ने हनुमान चालीसा बुदबुदानी शुरू कर दी। मैं कुछ नहीं बोला, बस स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया। सामने सड़क वहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और रास्ते पर आ गए हों। ऐसा रास्ता जो दिल्ली से मुंबई नहीं, बल्कि कहीं और जाता था। तभी ट्रक की हेडलाइट्स में कुछ दिखा। दूर, बहुत दूर, सड़क के बीच खड़ी एक आकृति, इंसान जैसी, लेकिन बिल्कुल स्थिर। मैंने ब्रेक दबाया, और यहीं से वो स्वर शुरू हुआ जिसे मैं आज तक पूरा भूल नहीं पाया। मैंने ब्रेक दबाया था, लेकिन ट्रक पूरी तरह रुका नहीं। भारी लोड के साथ ट्रक रुकने में वक्त लेता है, और उसी कुछ सेकंड के अंदर मेरी आंखें सामने खड़ी उस आकृति से हट ही नहीं पा रही थीं। हेडलाइट की पीली रोशनी में वो बिल्कुल सीधी खड़ी थी, न हिलती, न इधर उधर देखती, जैसे सड़क का ही कोई हिस्सा हो। सलीम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। भैया, ट्रक मत रोकना, वो फुसफुसाया। कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने क्लच दबाया, गियर बदला और ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था सलीम भी सुन रहा होगा। जैसे ही ट्रक उस आकृति के पास पहुंचा, मुझे साफ दिखा, उसका चेहरा नहीं था। मतलब चेहरा था ही नहीं, सिर्फ एक काला सा धब्बा, जैसे किसी ने स्याही से सब मिटा दिया हो। हम उसके बिल्कुल पास से निकले। ट्रक के गुजरते ही केबिन के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई, इतनी कि मेरी सांस से भाप निकलने लगी। सलीम ने पीछे मुड़कर देखा और चीखते चीखते रुक गया। वो वो घूम गई भैया!
मैंने साइड मिरर में देखा। सड़क खाली थी, कुछ भी नहीं। मैंने गाड़ी तेज कर दी। उस वक्त बस एक ही ख्याल था, इस जगह से निकलना है। लेकिन हाईवे जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। किलोमीटर के पत्थर दिखना बंद हो गए थे। मोबाइल नेटवर्क कब का गायब हो चुका था। रेडियो अब पूरी तरह बंद था, सिर्फ हल्की हल्की सरसराहट। कुछ दूर जाकर सलीम बोला, भैया, क्या हम सही रास्ते पर हैं? मैंने जवाब देने से पहले बोर्ड ढूंढा, लेकिन कोई साइन नहीं था। दिल्ली से मुंबई का ये रूट मैं आंख बंद करके निकाल सकता था, लेकिन ये हिस्सा मुझे जाना पहचाना नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क ने हमें अपने अंदर ले लिया हो। अचानक ट्रक अपने आप धीमा होने लगा। एक्सीलेटर दबा रहा था, लेकिन जैसे कोई पीछे से पकड़कर खींच रहा हो। इंजन की आवाज बदल गई, गहरी, भारी और दर्द से भरी हुई। भैया, कुछ नीचे से आवाज आ रही है, सलीम बोला। मैंने कहा, दरवाजा मत खोलना, चाहे कुछ भी हो। तभी केबिन के पीछे बॉडी के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। लोहे पर पड़ते कदम। 1, 2, 3। हम दोनों एक दूसरे की ता। भैया, रुक जाते हैं? सलीम ने डरते डरते पूछा। मैंने ढाबे को देखा। दिल कह रहा था, ये जगह ठीक नहीं है, लेकिन ट्रक की हालत भी सही नहीं लग रही थी। मैंने ट्रक साइड में लगाया, इंजन बंद किया। जैसे ही इंजन बंद हुआ, वो सारी आवाजें भी बंद हो गईं। अचानक इतनी खामोशी छा गई कि कान बजने लगे। ढाबे से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। आंखें उसकी बहुत गहरी थीं, जैसे उसने बहुत कुछ देख रखा हो। उसने हमें ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, इतनी रात इस रास्ते पर? मैंने पूछा, ये कौन सा इलाका है? वो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी। जिस रास्ते पर आ गए हों, वहां नाम काम नहीं करते। सलीम ने मेरी तरफ देखा। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। बूढ़े ने फिर कहा, अगर रुकना है तो सूरज निकलने से पहले निकल जाना, और पीछे पीछे कभी मत देखना। उसकी बात सुनते ही मुझे ट्रक की बॉडी से आती फिर से वही हल्की हल्की खरोंच की आवाज सुनाई दी, और मुझे एहसास हो गया, वो चीज हमारे साथ अब भी थी। ढाबे के सामने खड़े होकर भी मुझे चैन नहीं मिल रहा था। वो जगह किसी सुरक्षित ठिकाने जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम किसी जाल के अंदर आ गए हों। ढाबे की पीली बत्ती बार बार हल्की पड़ रही थी, जैसे सांस ले रही हो। आसपास न कोई और ट्रक, न कोई इंसान, न किसी गांव की आवाज। बस हवा थी, और हवा में वही जली हुई अगरबत्ती जैसी बदबू। बूढ़ा आदमी हमें अंदर बैठने का इशारा कर रहा था, लेकिन उसके शब्द अब भी मेरे कानों में गूंज रहे थे। पीछे कभी मत देखना, मैंने सलीम से धीमी आवाज में कहा। ट्रक लॉक है ना? सलीम ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें बार बार ट्रक की बॉडी की तरफ जा रही थीं, जैसे उसे डर हो कि कहीं कुछ बाहर निकल ना आए। हम ढाबे के अंदर बैठे। अंदर सिर्फ 2 लकड़ी की बेंचें थीं और एक टूटा सा काउंटर। दीवारों पर पुराने कैलेंडर लटके थे, साल इतने पुराने कि पढ़े नहीं जा रहे थे। घड़ी थी, लेकिन उसकी सुइयां जमी हुई थीं। मैंने नोटिस किया, ढाबे में कोई आवाज नहीं थी, न चूल्हे की, न बर्तन की। बूढ़ा हमारे सामने चाय रख गया। चाय से भाप उठ रही थी, लेकिन उसमें से वही अजीब गंध आ रही थी। मैंने कप उठाया, पर होंठों तक नहीं ले गया। सलीम ने भी नहीं पी। बूढ़ा हमें देख रहा था, बिना पलक झपकाए। मैंने उससे पूछा, इस रोड पर ऐसा क्या है? उसने जवाब देने में वक्त लिया, जैसे शब्द ढूंढ रहा हो। फिर बोला, ये रोड रात में सीधा नहीं रहता। जो डर साथ लेकर आता है, रास्ता उसे और दिखा देता है। उसकी बात सुनकर सलीम ने कुर्सी पर पैर चढ़ा ली। तभी बाहर से अचानक ट्रक के नीचे किसी के रेंगने की आवाज आई। खर खर, जैसे कोई जमीन पर घिसट रहा हो। मैं उठ खड़ा हुआ। बूढ़े ने तुरंत कहा, मैंने मना किया था। किससे? मैंने पूछा। उसने मेरी आंखों में देखा, जिससे तुम्हें देखना नहीं चाहिए। उस पल सलीम चीख पड़ा। वो ट्रक की खिड़की की तरफ इशारा कर रहा था। भैया, कांच के बाहर कोई खड़ा है। मैंने गर्दन घुमाई। ढाबे की रोशनी में ट्रक की खिड़की के बाहर एक साया था, बिल्कुल काला। चेहरे की जगह फिर वहीं खालीपन, लेकिन इस बार वो बहुत पास था। इतना पास कि मुझे लगा वो हमें देख रहा है, बिना आंखों के। ढाबे का बूढ़ा बुदबुदाने लगा। कुछ शब्द समझ नहीं आ रहे थे, तांत्रिक मंत्र जैसे, लेकिन अधूरे। अचानक ढाबे की बत्ती बुझ गई। अंधेरा पूरा। और उसी अंधेरे में मुझे ट्रक के अंदर से सलीम की फुसफुसाहट सुनाई दी। भैया, वो अंदर है। मैंने लाइट जलानी चाहिए, लेकिन स्विच काम नहीं कर रहा था। तभी मेरे कान के पास किसी की सांस महसूस हुई।
बहुत ठंडी, जैसे कोई पास खड़ा हो और बस सुन रहा हो। और उसी पल ढाबे की बत्ती फिर जल गई। हम दोनों पसीने में डूबे हुए थे। बूढ़ा अब वहां नहीं था। ढाबा खाली था, जैसे कोई था ही नहीं। मैंने ट्रक की तरफ देखा। उसकी बॉडी पर ताजी खरोंचों के निशान थे और मुझे समझ आ गया, ये चीज रास्ते से नहीं आई थी, ये हमारे साथ ही चली थी, दिल्ली से। ढाबा जैसे अचानक अस्तित्व से ही मिट गया था। न बूढ़ा, न बेंचें, न जलती बत्ती का कोई निशान। बस काली सड़क, हमारा ट्रक और चारों तरफ फैला सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो कानों में सीटी बजाने लगे। सलीम ने मेरे बाजू को कसकर पकड़ रखा था। भैया, वो ढाबा सच में था ना? मैं जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि अगर मैं हाँ कहता तो अगला सवाल और डरावना होता। तो अब वो गया कहाँ? मैंने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन इस बार तुरंत चालू हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन केबिन के अंदर का माहौल बदल चुका था। हवा भारी लग रही थी, सांस लेना मुश्किल। हमने गाड़ी आगे बढ़ाई। पीछे देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कुछ किलोमीटर चलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सड़क अब वैसी नहीं रही। लेन की सफेद लाइनें गायब थीं। डामर जगह जगह से उखड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे ये हाईवे नहीं, कोई बहुत पुरानी छोड़ी हुई सड़क हो। सलीम ने धीमे से कहा, भैया, टाइम देखो। मैंने घड़ी देखी। रात के 12 ही बज रहे थे। इतनी देर से चल रहे हैं, फिर भी टाइम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? मेरे माथे पर पसीना आ गया। समय का रुक जाना सड़क से भी ज्यादा डरावना होता है। तभी ट्रक के रेडियो से अचानक आवाज आई, खर्रा, पीछे मत देखना, सर्रा। मैंने झटके से रेडियो बंद कर दिया। सलीम का चेहरा सफेद पड़ चुका था। भैया, ये आवाज उसी बूढ़े की थी। अचानक ट्रक के शीशे पर कुछ गिरा। टक, फिर टक, टक, जैसे कोई ऊपर से कंकड़ फेंक रहा हो। मैंने ऊपर देखा। आसमान में चांद था, लेकिन उसकी रोशनी अजीब थी, फीकी, मरी हुई। और उसी रोशनी में मुझे ट्रक की छत पर पैरों के निशान दिखे, गीले, काले। कुछ चल रहा था हमारे ऊपर। सलीम ने आंखें बंद कर लीं और तेज तेज धुआं पड़ने लगा। मैंने एक्सीलेटर दबाया, लेकिन ट्रक फिर भारी हो गया। और तभी केबिन के पीछे से वही आवाज आई, खट, 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 जैसे कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैं चिल्लाया, कोई दरवाजा मत खोलना। लेकिन दरवाजा हमने नहीं खोला, वो अपने आप खुलने लगा। लोहे का हैंडल धीरे धीरे नीचे गया और उसी पल मुझे महसूस हुआ, ये चीज अब डराने नहीं आई है, ये हमारे साथ सफर करना चाहती है। सड़क के किनारे अचानक एक टूटा हुआ बोर्ड दिखा। उस पर कुछ लिखा था, लेकिन आधा मिट चुका था। सलीम ने पढ़ने की कोशिश की। वापसी नहीं। मैंने ट्रक मोड़ा। दिल कह रहा था कि सीधा जाना सही नहीं है। जैसे ही मोड़ा, हवा में जोर का झोंका आया और ट्रक के अंदर किसी ने हंसने जैसी आवाज की, बहुत धीमी, बहुत पास। और उसी हंसी के साथ मुझे लगा, ये रात अब खत्म नहीं होगी। ट्रक मोड़ने के बाद सड़क और भी संकरी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे हाईवे ने हमें छोड़ दिया हो और हम किसी ऐसे रास्ते पर आ गए हों जो नक्शों में नहीं मिलता। दोनों तरफ सूखे पेड़ खड़े थे, बिना पत्तों के, काले साए जैसे। हवा उनके बीच से गुजरती तो सीटी जैसी आवाज निकलती, मानो कोई धीरे धीरे नाम लेकर बुला रहा हो। सलीम ने आंखें खोली। उसकी आवाज थरथरा रही थी, भैया, अगर ये गलत रास्ता हुआ तो? मैंने जवाब दिया, कुछ रास्ते सही या गलत नहीं होते, बस उनसे निकलना पड़ता है। ये बात मैंने खुद को समझाने के लिए कही थी। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि ट्रक के अंदर की चीजें अपनी जगह पर नहीं हैं। डैशबोर्ड पर रखा सिक्का गायब था। पीछे टंगी माला हल्की हल्की हिल रही थी, जबकि खिड़कियां बंद थीं। और फिर मुझे किसी की मौजूदगी महसूस हुई, पीछे वाली सीट पर। मैंने साइड मिरर में झांका। कुछ नहीं, लेकिन एहसास खत्म नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ध्यान से हमें देख रहा हो, हमारे डर को गिन रहा हो। अचानक ट्रक के बाहर से किसी ने हमारा नाम लिया, रमेशम। बहुत साफ, बहुत धीरे। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जकड़ गए। सलीम ने मेरा नाम नहीं लिया था। मैंने उससे पूछा भी नहीं, क्योंकि जवाब सुनने की हिम्मत नहीं थी। कुछ कदमों की आहट आई, फिर खिड़की के पास किसी के खड़े होने का एहसास। मैंने हिम्मत करके खिड़की के कांच में झांका। वही चेहरा, या यूं कहूं, चेहरे की जगह खालीपन। लेकिन इस बार उसके पीछे कुछ और था। हमारा ट्रक, जैसे वो हमें नहीं, बल्कि हमारी परछाई को देख रहा हो। सलीम रोने लगा, बिना आवाज के। आंसू बस बह रहे थे। मैंने ट्रक तेज कर दिया। रास्ता झटके खाने लगा।
तभी सामने एक पुल आया, बहुत पुराना, जंग लगा हुआ। नीचे कुछ दिख नहीं रहा था, बस काला अंधेरा। सलीम ने कहा, भैया, लोग कहते हैं ऐसे पुलों पर। मैंने बात काट दी, कुछ मत कहो, क्योंकि कुछ बातें बोलने से पहले ही सच हो जाती हैं। हम पुल पर चढ़े। ट्रक के टायरों की आवाज गूंजने लगी, थक थक थक। हर आवाज दिल के अंदर उतर रही थी। बीच पुल पर पहुंचते ही ट्रक अपने आप रुक गया। इंजन बंद, लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज थी। और फिर नीचे से किसी के ऊपर चढ़ने की आवाज, धीरे, बहुत धीरे। और उसी पल मुझे समझ आ गया, ये चीज अब सड़क पर नहीं थी, ये हमारे साथ, हमारे अंदर चल रही थी। पुल के बीचों बीच ट्रक बंद पड़ा था। चारों तरफ इतना गहरा अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझे। नीचे से आती वो रेंगने की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी, लोहे से लोहे के टकराने की, जैसे कोई नाखूनों से पुल की रेलिंग पकड़कर ऊपर चढ़ रहा हो। सलीम ने मेरी कलाई दबा दी। उसकी पकड़ में ताकत नहीं थी, बस डर था। मैंने चाबी घुमाई, कुछ नहीं। दूसरी बार कोशिश की, इंजन खांस कर चुप हो गया। तीसरी बार रेडियो अपने आप चालू हो गया, खर्र खर्र। बीच बीच में कोई फुसफुसाहट, शब्द टूटे फूटे, लेकिन मतलब साफ, यहीं रुक जाओ। मैंने रेडियो बंद कर दिया, पर आवाज बंद नहीं हुई। अब वो केबिन के अंदर थी, जैसे सीटों के बीच से, हमारे ही बीच से आ रही हो। सलीम ने सिर झुका लिया, भैया, वो हमें पहचानती है। कौन? मैंने पूछा। सलीम ने जवाब नहीं दिया। शायद वो नाम नहीं लेना चाहता था। तभी ट्रक हल्का सा हिला, फिर एक झटका, जैसे कोई नीचे से बॉडी को पकड़कर ऊपर खींच रहा हो। पुल की जंग लगी रेलिंग से कुछ टकराने की आवाज आई। मैंने दरवाजे की कुंडी चेक की, लॉक थी। अचानक केबिन के पीछे से एक आवाज आई, धप, जैसे कोई छत पर चढ़ गया हो। छत पर किसी के चलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कदम बहुत हल्के थे, लेकिन भरोसे से भरे हुए, जैसे वो जानता हो कि हम भाग नहीं सकते। सलीम बुदबुदाने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी, शब्द आपस में उलझे हुए। मैंने फिर से चाबी घुमाई। इस बार इंजन ने आवाज की, और उसी पल छत पर चलने के कदम तेज हो गए। ट्रक स्टार्ट हुआ, लाइटें जलीं, लेकिन सामने सड़क पहले जैसी नहीं थी। पुल अब लंबा नहीं लग रहा था, बल्कि घूमता हुआ, जैसे कोई अंतहीन घेरा। मैंने एक्सीलेटर दबाया, ट्रक आगे बढ़ा। छत पर वो चीज हमारे साथ साथ चल रही थी, कभी दाईं तरफ कभी बाईं। फिर अचानक ड्राइवर साइड की खिड़की पर कुछ जोर से टकराया, धप। कांच हिला लेकिन टूटा नहीं। कांच के उस पार वही खाली चेहरा, इतना पास कि मुझे अपनी ही परछाई उसके अंदर दिख गई। उसके बिना होंठों के भी मुझे हंसी का एहसास हुआ, जैसे वो खुश हो। पुल के आखिर में एक छोटा सा मंदिर दिखा, दिया जल रहा था। मैंने ट्रक उसी तरफ मोड़ा। जैसे ही मंदिर पास आया, छत पर चलने की आवाज रुक गई। ट्रक पुल से उतर चुका था। पीछे अब कुछ नहीं था, लेकिन सलीम की आवाज ने मेरी रीढ़ जमा दी, भैया, वो अब बाहर नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा और समझ गया, ये सफर अब सिर्फ सड़क का नहीं रहा। मैंने कुछ नहीं पूछा। कुछ सवालों के जवाब सुनने से पहले ही इंसान टूट जाता है। ट्रक मंदिर के सामने रुका था। छोटा सा मंदिर, पुराना, दीवारों पर काई जमी हुई। दिए की लौ सीधी नहीं जल रही थी, कांप रही थी, जैसे हवा से नहीं, किसी और चीज से डर रही हो। मैं नीचे उतरा। पैरों के नीचे जमीन ठंडी थी, जरूरत से ज्यादा। मंदिर के पास घंटी बंधी थी, लेकिन वो बिना हिले हल्की हल्की आवाज कर रही थी, टुन टुन। हवा नहीं थी। सलीम ट्रक में ही बैठा रहा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो देख नहीं रहा था, बस सामने खालीपन। मैंने मंदिर के अंदर झांका। अंदर कोई मूर्ति साफ नजर नहीं आ रही थी, बस धुंधली आकृति, और दिए के पीछे दीवार पर एक परछाई। परछाई मेरी नहीं थी। मैंने पीछे मुड़कर ट्रक देखा। उसकी हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गईं। केबिन अंदर से हल्की रोशनी में था, और उसी रोशनी में मुझे ड्राइवर सीट पर कोई और बैठा दिखा। मेरी ही शक्ल, बिल्कुल स्थिर। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। मैंने आंखें झपकाईं। वो अब भी वहीं था, स्टीयरिंग पकड़े हुए, जैसे ट्रक चला रहा हो बिना चले। तभी मंदिर के अंदर से आवाज आई, रास्ता पूरा नहीं हुआ। आवाज भारी नहीं थी, बहुत साधारण थी। यही सबसे डरावनी बात थी। मैं पीछे हटा, कदम लड़खड़ा गए। सलीम अचानक चिल्लाया, भैया, शीशा। मैंने देखा, केबिन का शीशा अंदर से धुंधला हो रहा था।
किसी ने अंदर से सांस ली थी और वो सांस मेरी नहीं थी। मैं दौड़कर ट्रक में चढ़ा। जैसे ही अंदर बैठा, वो दूसरी परछाई गायब थी, लेकिन ठंडक और गहरी हो चुकी थी। सलीम की आंखों से पानी बह रहा था। वो हमें हमारा ही रूप दिखा रही है, ताकि हम खुद पर भरोसा न करें। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। मंदिर पीछे छूट गया, लेकिन साइड मिरर में दिया अब भी जल रहा था। बहुत देर तक सड़क दो हिस्सों में बंट गई। कोई साइन नहीं। एक रास्ता सीधा काला, दूसरा हल्का घुमावदार, लेकिन उस पर जगह जगह राख बिखरी हुई थी। सलीम ने पहली बार मेरी तरफ देखा। भैया, राख वाला रास्ता चुनो। मैंने पूछा नहीं क्यों। कभी कभी जवाब से ज्यादा भरोसा जरूरी होता है। जैसे ही हमने उस रास्ते पर ट्रक मोड़ा, केबिन के अंदर किसी ने धीमे से कहा, गलत। और उसी पल मुझे एहसास हुआ, अब ये चीज सिर्फ दिखती नहीं है, ये फैसला भी लेने लगी है। मैंने कुछ नहीं पूछा। कुछ सवालों के जवाब सुनने से पहले ही इंसान टूट जाता है। ट्रक मंदिर के सामने रुका था। छोटा सा मंदिर, पुराना, दीवारों पर काई जमी हुई। दिए की लौ सीधी नहीं जल रही थी, कांप रही थी, जैसे हवा से नहीं, किसी और चीज से डर रही हो। मैं नीचे उतरा। पैरों के नीचे जमीन ठंडी थी, जरूरत से ज्यादा। मंदिर के पास घंटी बंधी थी, लेकिन वो बिना हिले हल्की हल्की आवाज कर रही थी। टुन टुन। हवा नहीं थी। सलीम ट्रक में ही बैठा रहा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो देख नहीं रहा था। बस सामने खालीपन। मैंने मंदिर के अंदर झांका। अंदर कोई मूर्ति साफ नजर नहीं आ रही थी, बस धुंधली आकृति, और दिए के पीछे दीवार पर एक परछाई। परछाई मेरी नहीं थी। मैंने पीछे मुड़कर ट्रक देखा। उसकी हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गईं। केबिन अंदर से हल्की रोशनी में था, और उसी रोशनी में मुझे ड्राइवर सीट पर कोई और बैठा दिखा। मेरी ही शक्ल, बिल्कुल स्थिर। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। मैंने आंखें झपकाईं। वो अब भी वहीं था, स्टीयरिंग पकड़े हुए, जैसे ट्रक चला रहा हो बिना चले। तभी मंदिर के अंदर से आवाज आई, रास्ता पूरा नहीं हुआ। आवाज भारी नहीं थी, बहुत साधारण थी। यही सबसे डरावनी बात थी। मैं पीछे हटा। कदम लड़खड़ा गए। सलीम अचानक चिल्लाया, भैया, शीशा। मैंने देखा, केबिन का शीशा अंदर से धुंधला हो रहा था। किसी ने अंदर से सांस ली थी, और वो सांस मेरी नहीं थी। मैं दौड़कर ट्रक में चढ़ा। जैसे ही अंदर बैठा, वो दूसरी परछाई गायब थी, लेकिन ठंडक और गहरी हो चुकी थी। सलीम की आंखों से पानी बह रहा था। वो हमें हमारा ही रूप दिखा रही है, ताकि हम खुद पर भरोसा न करें। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। मंदिर पीछे छूट गया, लेकिन साइड मिरर में दिया अब भी जल रहा था। बहुत देर तक सड़क दो हिस्सों में बंट गई। कोई साइन नहीं। एक रास्ता सीधा काला, दूसरा हल्का घुमावदार, लेकिन उस पर जगह जगह राख बिखरी हुई थी। सलीम ने पहली बार मेरी तरफ देखा। भैया, राख वाला रास्ता चुनो। मैंने पूछा नहीं क्यों। कभी कभी जवाब से ज्यादा भरोसा जरूरी होता है। जैसे ही हमने उस रास्ते पर ट्रक मोड़ा, केबिन के अंदर किसी ने धीमे से कहा, गलत। और उसी पल मुझे एहसास हुआ, अब ये चीज सिर्फ दिखती नहीं है, ये फैसला भी लेने लगी है। राख वाला रास्ता चुनते ही हवा बदल गई। ट्रक के अंदर वो सड़ांध अब साफ महसूस होने लगी। जली हुई लकड़ी, गीली मिट्टी और पुराने कपड़ों की मिली जुली बदबू। ऐसा लग रहा था जैसे ये सड़क कभी किसी और काम के लिए इस्तेमाल हुई हो। किसी ने यहां कुछ जलाया था। बहुत बार टायर राख पर चलते तो आवाज नहीं होती, बस एक दबा हुआ घर्षण, जैसे सड़क हमें महसूस न होने देना चाहती हो कि हम आगे बढ़ रहे हैं। सलीम चुप था, बहुत ज्यादा चुप। कुछ देर बाद उसने कहा, भैया, आपको याद है पहली बार ट्रक कब चलाया था? मैं चौंका। अभी ये सब क्यों? वो बोला, क्योंकि मुझे मेरी पहली रात याद आ रही है। बिल्कुल ऐसी ही थी। मेरे दिमाग में भी एक तस्वीर उभरी। वही डर, वही अनजान रास्ता, लेकिन वो याद मेरी नहीं थी। डैशबोर्ड पर अचानक धुंध सी जमने लगी। उस धुंध में उंगलियों के निशान उभर आए। किसी ने अंदर से कांच छुआ था, और फिर शब्द, पीछे से नहीं, कांच के अंदर से, याद रखो। मैंने ब्रेक मारा। ट्रक रुका। सड़क के बीच एक पुराना सा ट्रक खड़ा था, जंग लगा हुआ, नंबर प्लेट जली हुई। केबिन खुला। अंदर झांकते ही मेरी सांस अटक गई। ड्राइवर सीट पर मैं खुद बैठा था, सिर झुका हुआ, हाथ स्टीयरिंग पर, लेकिन चेहरा खाली। सलीम ने आंखें ढक लीं। ये हम नहीं हैं भैया, ये वो है जो हम बन सकते हैं।
अचानक वो जला हुआ ट्रक अपने आप पीछे सरकने लगा, जैसे सड़क उसे निगल रही हो। हमारा ट्रक भी अपने आप आगे बढ़ा। मैंने पैर ब्रेक पर रखा था। रेडियो फिर चालू हो गया। इस बार कोई आवाज नहीं, बस धीमी धीमी सांसें। दो अलग अलग, एक मेरी, एक किसी और की। सड़क के किनारे छोटे छोटे पत्थर दिखने लगे, जिन पर लाल निशान बने थे। सलीम ने बताया, ये निशान रास्ता रोकने के लिए नहीं, बुलाने के लिए होते हैं। किसे? मैंने पूछा। उसने जवाब नहीं दिया। अचानक ट्रक के पीछे कुछ जुड़ने की आवाज आई। खटाक, जैसे किसी ने हुक में कुछ फंसा दिया हो। मैंने साइड मिरर में देखा, कुछ नहीं, लेकिन ट्रक अब पहले से भारी लग रहा था। और उसी पल मुझे एहसास हुआ, अब हम सिर्फ उसे ढो नहीं रहे थे, हम उसे ले जा रहे थे। ट्रक अब सच में भारी लगने लगा था। ऐसा वजन जो लोहे का नहीं होता। एक्सीलेटर दबाने पर इंजन मेहनत कर रहा था, जैसे हम किसी ढलान पर चढ़ रहे हों, जबकि सड़क बिल्कुल सीधी थी। सलीम ने पीछे देखने की कोशिश की, फिर तुरंत नजर हटा ली। भैया, पीछे जो जोड़ा है वो दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। उसकी बात सुनकर मेरे कंधे और झुक गए। केबिन के अंदर हवा अब हिल नहीं रही थी, वो जमी हुई थी, जैसे किसी ने सांस रोक दी हो। मैंने गियर बदला। उसी पल ट्रक के फर्श के नीचे से किसी ने उंगलियों से खुरचने की आवाज की। खर्र, धीरे, लगातार। बस ध्यान मत दो, मैंने खुद से कहा, लेकिन ध्यान वहीं जा रहा था। हर आवाज, हर कंपन अब मतलब रखने लगा था। तभी सामने सड़क पर एक झोपड़ी दिखाई दी, अकेली, चारों तरफ राख और पत्थर। दरवाजा खुला हुआ, अंदर हल्की सी रोशनी। सलीम ने धीरे से कहा, यह ढाबा नहीं है। मैंने ट्रक रोका। अजीब बात यह थी कि मन कर रहा था रुकने का, जबकि दिमाग मना कर रहा था। झोपड़ी के बाहर कोई नहीं था, लेकिन अंदर से किसी के बैठने की आहट आ रही थी। मैंने आवाज लगाई, कोई है? अंदर से जवाब आया, पहले भी पूछा था। फर्क नहीं पड़ा। आवाज में उम्र नहीं थी, न बूढ़ी न जवान। हम अंदर नहीं गए, लेकिन झोपड़ी की दीवार पर जो छाया थी वो हिल रही थी। सलीम ने मेरी तरफ देखा। भैया, ये जगह उसे पसंद है। किसे? जिसे हम लेकर चल रहे हैं। ट्रक अपने आप फिर चल पड़ा। झोपड़ी पीछे रह गई, लेकिन उसकी रोशनी देर तक हमारे पीछे पीछे चलती रही। रेडियो फिर चालू हुआ। इस बार कोई शब्द नहीं, बस ट्रक के हॉर्न जैसी आवाज, उल्टी दिशा में। सड़क अब ढलान में उतर रही थी। नीचे धुंध थी, इतनी गहरी कि हेडलाइट भी अंदर घुसकर लौट नहीं रही थी। और उसी धुंध में मुझे सड़क पर चलती कई परछाइयां दिखीं, सब एक ही दिशा में, हमारी ही तरफ। सलीम ने आंखें बंद कर लीं। ये वो हैं जो रास्ता पूरा नहीं कर पाए? मैंने पूछा। और हम? उसने कहा, हम अभी चल रहे हैं, इसलिए दिख रहे हैं। ट्रक अचानक झटका खाकर रुका। पीछे से वो खुरचने की आवाज बंद हो गई, और उसकी जगह किसी के बैठ जाने का एहसास हुआ, बिल्कुल हमारे बीच। मुझे लगा जैसे केबिन थोड़ा और संकरा हो गया हो। और उसी पल, बिना किसी आवाज के, एक ख्याल मेरे दिमाग में आया, ये सफर खत्म होने से पहले कुछ हमें छोड़कर जाएगा। केबिन में अब 3 लोगों जितनी जगह नहीं बची थी। सलीम मेरी बाईं तरफ सिकुड़कर बैठा था, और दाईं तरफ कोई था। दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी साफ थी कि अगर मैं हाथ बढ़ाता तो टकरा जाता। हवा उस तरफ से ठंडी नहीं थी, भारी थी, जैसे किसी गीले कपड़े को चेहरे पर रख दिया हो। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। ट्रक दोबारा चल पड़ा, लेकिन अब उसकी चाल हमारी नहीं थी। गियर बदले बिना स्पीड बदल रही थी, कभी बहुत धीमी, कभी अचानक तेज। सलीम ने फुसफुसाकर कहा, भैया, वो हमें सुन रहा है। मैंने दांत भींच लिए, तो हम भी बोलेंगे नहीं? लेकिन जवाब में मेरे ही मुंह से एक आवाज निकली, बोलने से क्या बदलेगा? मैं सन्न रह गया। वो आवाज मेरी थी, लेकिन मैंने बोली नहीं थी। सलीम ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर से ज्यादा यकीन था। वो आपकी आवाज ले रहा है। मैंने शीशे में खुद को देखा। चेहरा मेरा था, लेकिन आंखों में वो थकान नहीं थी जो मुझे महसूस हो रही थी, जैसे कोई और अंदर से देख रहा हो। सड़क अब फिर बदली। राख खत्म हो गई थी। अब मिट्टी थी, गीली, काली। टायर उसमें धंसते जा रहे थे, लेकिन ट्रक रुक नहीं रहा था। दूर एक बड़ा साइन बोर्ड दिखा। उस पर लिखा था, मुंबई 0 किलोमीटर। सलीम की सांस अटक गई। भैया, ये मुमकिन नहीं है। मैं भी जानता था। हम अभी आधे रास्ते में भी नहीं थे। जैसे ही हम बोर्ड के पास पहुंचे, वो अपने आप पलट गया। पीछे लिखा था, वापसी
0 किलोमीटर केबिन में बैठी वो चीज हल्की सी हंसी हंसी। आवाज नहीं, एहसास। और उसी पल मुझे कुछ समझ आया। ये जगह दूरी नहीं गिनती, ये इरादा गिनती है। ट्रक अचानक एक खुले मैदान में आ गया। चारों तरफ अझली लकड़ियां, जमीन पर गोल गोल घिसे हुए निशान, जैसे किसी ने यहां बहुत बार चक्कर लगाए हों। बीच में एक पत्थर रखा था, उस पर तेल और सिंदूर के निशान। सलीम ने कांपती आवाज में कहा, यह तांत्रिक जगह है। यहां चीजें बनाई नहीं जाती, यहां छोड़ी जाती हैं। ट्रक अपने आप उस पत्थर के पास रुक गया। इंजन बंद, लाइटें बंद। केबिन में बैठे उस तीसरे ने पहली बार कुछ साफ कहा, अब बारी तुम्हारी है। मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन सलीम रोने लगा। भैया, ये हमें बदल देगा। मैंने आंखें बंद की और उस पल तय किया, अगर ये सफर हमें लेने आया है तो मैं इसे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। खुले मैदान में खड़ा ट्रक किसी मरे हुए जानवर जैसा लग रहा था। इंजन बंद था, लेकिन केबिन के अंदर कंपन अब भी था, जैसे कुछ बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा हो। वो तांत्रिक पत्थर सामने था, उसके चारों तरफ जमीन पर घिसे हुए निशान, मानो कोई चीज बार बार वहां घूमी हो। सलीम सीट से नीचे सरक गया। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी। तीसरी मौजूदगी अब दाईं सीट तक सीमित नहीं थी, वो पूरे केबिन में फैल चुकी थी। डैशबोर्ड, स्टीयरिंग, शीशे, सब पर उसका असर था। मुझे अचानक अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। आंखों के सामने तस्वीरें चलने लगीं। मैं खुद को अलग अलग रास्तों पर देख रहा था, कभी ट्रक के बिना, कभी अकेला, कभी किसी और के चेहरे के साथ। एक आवाज आई, तू जितना चला उतना ही बचा है। मैंने दांत भींच कर कहा, मुझे रास्ता नहीं चाहिए, मुझे बाहर निकलना है। आवाज हंसी नहीं, आवाज ने सोचा, बाहर वही जाता है जो कुछ छोड़ दे। सलीम ने सिर उठाया। भैया, ये हमसे यादें मांग रहा है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर से ज्यादा खालीपन था, जैसे कुछ खिंच चुका हो। अचानक मुझे एहसास हुआ, मुझे अपना पहला ट्रक याद नहीं आ रहा था। वो ट्रक जो मैंने मेहनत से खरीदा था, उसका रंग, उसका नंबर, सब धुंधला। मैंने गुस्से में डैशबोर्ड पर हाथ मारा। ले ले रास्ता, पर हमें मत ले। ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया, लेकिन सामने मैदान अब वैसा नहीं था। पत्थर गायब था। चारों तरफ सिर्फ टायरों के पुराने निशान थे, जो कहीं जाते नहीं थे, बस गोल गोल घूमते थे। सलीम ने कांपती उंगली से शीशे की तरफ इशारा किया। बाहर कई ट्रक खड़े थे, सब पुराने, सब जंग लगे, और हर एक की ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था, कोई हिल नहीं रहा था। सब बस आगे देख रहे थे। मेरे कान में वही आवाज फिर आई, ये सब भी चले थे जैसे तुम। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया। रास्ता खुद बनता जा रहा था, लेकिन हर मीटर के साथ मुझे कुछ भूलने का एहसास हो रहा था। नाम, चेहरे, शब्द। सलीम ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। भैया, अगर आप मुझे भूल गए तो शीशे में देखना। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि वो आपकी जगह ले लेगा। और उसी पल शीशे में मेरी परछाई मुझसे जरा देर से हिली। शीशे में अपनी परछाई को मुझसे देर से हिलते देखना ऐसा था जैसे किसी ने मेरे अंदर हाथ डालकर कुछ ठंडा सा पकड़ लिया हो। मैंने तुरंत शीशे से नजर हटाई। कुछ चीजें जितनी देर देखी जाए उतनी ही अपनी बनती चली जाती हैं। सलीम का हाथ अब भी मेरी कलाई पर था। उसकी पकड़ में डर नहीं था, बल्कि याद दिलाने की जिद थी। ट्रक चल रहा था, लेकिन सड़क नहीं। चारों तरफ वही खुला मैदान, वही गोल गोल टायरों के निशान, जैसे हम आगे नहीं बल्कि भीतर की तरफ जा रहे हों। रेडियो अपने आप फिर चालू हुआ। इस बार कोई आवाज बाहर से नहीं आई, मेरी ही आवाज गूंजने लगी। रमेश, ध्यान से चलाना। यह आवाज मैंने सालों पहले अपने आप से कही थी, पहली लंबी ट्रिप पर। मेरे गले से सूखी हंसी निकल गई। तू पुरानी बातें क्यों दोहरा रहा है? आवाज ने जवाब दिया, क्योंकि नई बची नहीं है। मेरे सिर में चुभन बढ़ने लगी। नाम, चेहरे, रास्ते, सब जैसे फिसल रहे थे। मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं दिल्ली से किस ढाबे से चला था, यहां तक कि माल क्या लदा है वो भी। लेकिन डर साफ था। डर सबसे आखिर में जाता है। सलीम ने अचानक कहा, भैया, अगर आप खुद को भूल रहे हो तो कुछ ऐसा बोलो जो सिर्फ आप जानते हो। मैंने सोचा। दिमाग खाली था। फिर अचानक मेरे मुंह से निकला, रात में ट्रक चलाते वक्त कभी सीट पूरी पीछे नहीं करनी चाहिए। सलीम की आंखें भर आईं। हाँ, ये आप ही कहते हो। उस पल मुझे थोड़ी पकड़ वापस मिली।
जैसे किसी ने फिसलते हाथ में रस्सी थमा दी हो। लेकिन केबिन में बैठी वो चीज बेचैन हो गई। ठंडक तेज हो गई। हवा भारी होकर दबाने लगी। यादें बोझ हैं, आवाज आई। बोझ नहीं, मैंने कहा, दिशा है। अचानक ट्रक के सामने सड़क उभर आई। असली सड़क जैसी। बीच में सफेद लाइनें, दूर स्ट्रीट लाइट्स की कतार। सलीम ने राहत की सांस ली। भैया, बाहर निकल आए? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अनुभव कहता है जो रास्ता बहुत अचानक सही लगने लगे वो अक्सर आखिरी चाल होता है। जैसे ही हम उस सड़क पर चढ़े, ट्रक हल्का हो गया। पीछे का बोझ गायब। लेकिन मेरे अंदर कुछ हल्का नहीं हुआ। कुछ खाली हो गया था। मैंने अपना नाम दोहराया, रमेश। आवाज आई, लेकिन अंदर से नहीं। और तभी सलीम ने कहा, भैया, अब वो बाहर उतर गया है। मैंने पूछा, कहाँ? उसने साइड मिरर की तरफ देखा। मिरर में एक साया सड़क पर खड़ा था। इस बार वो हमें नहीं देख रहा था, वो इंतजार कर रहा था। साइड मिरर में खड़ा वो साया हिल नहीं रहा था। न हाथ न सिर, बस खड़ा था, जैसे किसी के आने का इंतजार हो। सड़क अब साफ दिख रही थी। सफेद लाइनें, दूर तक जाती रोशनी, हल्का सा ट्रैफिक शोर भी। सब कुछ इतना सामान्य कि वही सबसे ज्यादा असामान्य लग रहा था। सलीम ने धीरे से कहा, भैया, वो अब हमारे साथ नहीं चल रहा। मैंने जवाब दिया, नहीं, अब वो रास्ता चुन रहा है। ट्रक आगे बढ़ा। मिरर से वो साया धीरे धीरे पीछे छूट गया। लेकिन मेरे सीने का बोझ कम नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज हमारे अंदर से निकलकर बाहर खड़ी हो गई हो, पर अपने हिस्से का कुछ लेकर। मैंने फिर अपना नाम सोचा। इस बार आवाज आई, लेकिन उसके साथ एक खालीपन भी। कुछ किलोमीटर बाद हमें पहला ढाबा दिखा। असली ढाबा। चाय की महक, ट्रकों की कतार, लोगों की आवाजें। सलीम ने राहत की सांस ली। भैया, नॉर्मल रोड आ गई लगती है। मैंने ट्रक साइड में लगाया। इंजन बंद करते ही एक अजीब सी थकान पूरे शरीर में फैल गई, जैसे कई रातों का बोझ एक साथ उतर आया हो। ढाबे पर बैठे लोग हमें वैसे ही देख रहे थे जैसे आम ड्राइवरों को देखा जाता है। किसी की नजर हम पर ज्यादा देर नहीं रुकी। चाय आई। इस बार भाप से सिर्फ चाय की खुशबू आ रही थी। मैंने घूंट लिया, सलीम ने भी। कुछ पल के लिए सब ठीक लगा, बहुत ठीक। तभी ढाबे वाला बोला, भैया, आजकल इस रूट पर रात में कम गाड़ियां दिखती हैं। मैंने पूछा, क्यों? वो बोला, लोग कहते हैं कभी कभी रास्ता सीधा नहीं रहता। मेरे हाथ का कप हल्का सा कांपा। सलीम ने मेरी तरफ देखा। ढाबे के टीवी पर बिना आवाज के खबर चल रही थी। नीचे स्क्रॉल में लिखा था, हाईवे पर कई ड्राइवरों ने रास्ता भटकने की शिकायत की। मैंने अचानक महसूस किया, मुझे याद नहीं आ रहा था कि हमने उस तांत्रिक मैदान से कैसे निकाला था। वो हिस्सा जैसे बीच से काट दिया गया हो। सलीम ने धीरे से कहा, भैया, उसने रास्ता छोड़ दिया, लेकिन कुछ और ले गया। क्या? वो हिस्सा जहां डर हमें संभाल कर रखता था। ढाबे से निकलते वक्त मैंने पीछे देखा। कोई साया नहीं था, लेकिन सड़क के किनारे एक नया पत्थर रखा था। उस पर ताजा राख थी। और मुझे समझ आ गया, ये चीज खत्म नहीं हुई, बस अब किसी और का इंतजार कर रही है। ढाबे से निकलने के बाद सड़क बिल्कुल सामान्य लग रही थी, लेकिन सामान्य शब्द अब भरोसे का नहीं रहा था। ट्रक अपनी रफ्तार में था। इंजन की आवाज साफ, पहियों का कंपन जाना पहचाना। फिर भी मेरे भीतर कुछ लगातार पूछ रहा था, क्या वाकई हम बाहर आ चुके हैं, या बस हमें ऐसा महसूस कराया जा रहा है? सलीम खामोश था। वो खामोशी जो डर से नहीं, सोच से आती है। उसने सीट के नीचे से पानी की बोतल निकाली, घूंट लिया और बोला, भैया, आपको याद है हमने मंदिर के पास क्या देखा था? मैंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन शब्द अटक गए। याद धुंधली थी, जैसे किसी ने तस्वीर पर धुंधला शीशा रख दिया हो। सड़क के दोनों तरफ अब खेत दिखने लगे थे। दूर दूर गांवों की हल्की रोशनी। कभी कभी बाइक सवार गुजर जाते। सब कुछ इतना असली कि डर और चुभने लगा। तभी ट्रक के अंदर हल्की सी खड़खड़ाहट हुई। वही आवाज जो पहले बोझ के साथ आई थी। मैंने सलीम की तरफ देखा। वो भी सुन चुका था। रेडियो इस बार खुद नहीं चला। मैंने चालू किया। एक पुराना गाना बज रहा था, वही जो मैं अक्सर लंबी रातों में सुनता था। लेकिन गाने के बीच बीच में एक बीट गायब थी, जैसे किसी ने लय से कुछ निकाल लिया हो। सलीम ने कहा, भैया, उसे पूरी चीजें पसंद नहीं आती। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो बोला,
वो या तो रास्ता पूरा लेता है या अधूरा छोड़ता है। कुछ किलोमीटर बाद हमें एक पुलिस चेक पोस्ट दिखी। दिल को थोड़ा सुकून मिला। मैंने ट्रक धीमा किया। पुलिस वाला पास आया, टॉर्च मारी। कहाँ से आ रहे हो? मैंने जवाब दिया, दिल्ली। उसने पूछा, रास्ते में कहीं रुके थे? मैं कुछ बोल पाता उससे पहले सलीम ने कहा, नहीं साहब, सीधा ही आ रहे हैं। पुलिस वाला कुछ सेकंड हमें देखता रहा, फिर बोला, अच्छा है, आज रात कुछ लोग रास्ते से लौट ही नहीं पाए। वो लाइन सुनते ही मेरे कानों में वही पुरानी फुसफुसाहट गूंज गई। रास्ता पूरा नहीं हुआ। हम आगे बढ़ गए, लेकिन चेक पोस्ट के बाद सड़क थोड़ी देर के लिए फिर वैसी हो गई, खामोश, खिंची हुई। मुझे अचानक एहसास हुआ, डर अब हमें दिख नहीं रहा था। डर अब इंतजार कर रहा था कि हम कब दोबारा गलत मोड़ लें। और वो मोड़ हमारे सामने था। वो मोड़ सामने था, हल्का सा बाईं तरफ झुका हुआ। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस पर कोई साइन नहीं था, न स्पीड ब्रेकर, न रिफ्लेक्टर। जैसे सड़क ने जानबूझकर उसे गुमनाम रखा हो। सीधी सड़क रोशनी में नहाई हुई आगे जा रही थी और वो मोड़ अंधेरे में डूबा हुआ। सलीम ने कुछ नहीं कहा, मैंने भी नहीं पूछा। ट्रक अपने आप उस मोड़ की तरफ खींचने लगा। स्टीयरिंग भारी हो गया। मैंने कसकर पकड़ा, सीधी सड़क पर रखने की कोशिश की, लेकिन पहिए जैसे किसी और की सुन रहे थे। रेडियो में अचानक वही अधूरी लय वाला गाना तेज हो गया। अब मत मुड़ना, मैंने खुद से कहा। और तभी मेरे ही अंदर से एक और आवाज आई, एक बार और। मैंने ब्रेक मारा। ट्रक रुक गया। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर सड़क के किनारे खड़ी रोशनी झपकी और अंधेरे वाले मोड़ से हवा चली, ठंडी नहीं, पहचान वाली। वही अगरबत्ती और राख की मिलीजुली गंध। सलीम ने बहुत धीरे कहा, भैया, ये आखिरी बार बुला रहा है। मैंने साइड मिरर देखा। पीछे सड़क पर हमारे टायरों के निशान साफ थे, लेकिन मोड़ की तरफ जाने वाले निशान पहले से मौजूद थे, हमारे नहीं थे। अचानक मुझे एक ख्याल आया, ये जगह रास्ता नहीं बदलती, ये ड्राइवर बदलती है। मैंने स्टीयरिंग सीधा रखा, इंजन को रेव दिया। ट्रक झटका खाकर आगे बढ़ा और उसी पल केबिन के अंदर वो भारीपन लौट आया। लेकिन इस बार वो बैठा नहीं था, वो नाराज था। शीशों पर एक साथ उंगलियों के निशान उभरे। डैशबोर्ड पर दरार सी आई। रेडियो से फुसफुसाहट नहीं, चीख जैसी सांसें आने लगीं। पूरा करो, मैंने जोर से कहा। पूरा नहीं होगा। सलीम ने मेरा नाम लिया, सिर्फ नाम, और वो नाम सुनते ही दबाव थोड़ा कम हो गया। मोड़ पीछे छूट गया। रोशनी वाली सड़क आगे फैल गई, लेकिन मेरे सिर में तेज दर्द उठा, जैसे किसी ने आखिरी कोशिश में कुछ खींचा हो। कुछ सेकंड के लिए मुझे याद नहीं रहा कि हम मुंबई क्यों जा रहे हैं। फिर याद लौटी, अधूरी लेकिन लौटी। सलीम ने राहत की सांस ली। भैया, लगता है भाई हमने मना कर दिया। मैंने जवाब दिया, नहीं, हमने कीमत तय कर दी, क्योंकि मुझे साफ एहसास हो रहा था, अब मैं रात में ड्राइव तो कर पाऊंगा, लेकिन हर अंधेरे मोड़ पर यह ख्याल हमेशा रहेगा, अगर उस रात हम मुड़ जाते तो क्या होता। मोड़ पीछे छूट चुका था, लेकिन उसका असर नहीं। ट्रक की हेडलाइट्स अब सड़क को काटती हुई आगे बढ़ रही थीं, जैसे अंधेरे से बहस कर रही हूं। सलीम सीट से पीठ टिकाकर बैठा था, आंखें बंद, लेकिन सो नहीं रहा था। कुछ लोग डर से भागते हैं, कुछ उसे साथ लेकर चलना सीख लेते हैं। हम शायद दूसरी किस्म में आ गए थे। कुछ किलोमीटर तक सब सामान्य रहा, इतना सामान्य कि मुझे शक होने लगा। हाईवे पर ट्रैफिक बढ़ने लगा था। ट्रक, बसें, कारें, सब अपनी अपनी मंजिल की तरफ। किसी के चेहरे पर वो खालीपन नहीं था जो हमने देखा था, लेकिन मेरे अंदर वो खालीपन अब स्थायी लग रहा था। सलीम ने अचानक कहा, भैया, आपको भूख लगी है? मैंने सोचा, शरीर को नहीं, दिमाग को। ढाबा मिलेगा आगे? मैंने कहा। ढाबा मिला भी, बड़ा, चमकदार, नए बोर्ड के साथ। अंदर भीड़ थी, शोर, हंसी, बर्तन, सब कुछ जिंदा। हम अंदर गए। मैंने पहली बार ध्यान दिया, मेरी परछाई अब मेरे साथ ही चल रही थी, देर नहीं कर रही थी। खाना आया। मैंने पहला कौर लिया। स्वाद था, लेकिन पूरा नहीं, जैसे नमक कम हो। सलीम ने मेरी तरफ देखा। भैया, आपको भी? मैंने सिर हिलाया। तभी ढाबे की दीवार पर टंगे एक फ्रेम ने मेरी नजर खींची। पुरानी सड़क की फोटो थी, उसी रूट की, और फोटो के कोने में एक पत्थर, राख के निशान के साथ। मेरे गले में खाना अटक गया। ढाबे वाला पास आया। पुरानी फोटो है भैया, जब ये रोड नई बनी थी। मैंने पूछा,
ये पत्थर? वो बोला। हटाया नहीं गया। लोग कहते हैं रास्ता याद रखता है। हम बिना कुछ कहे उठ गए। ट्रक में बैठे तो सलीम ने बहुत धीरे कहा, भैया, वो अब जगहों में छुपा रहेगा। मैंने जवाब दिया, और फैसलों में। रात अब थोड़ी हल्की लग रही थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। आंखें खुली थीं, पर ध्यान बार बार फिसल रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ, मैं हॉर्न भूल गया था। एक पल के लिए मुझे याद ही नहीं आया कि हॉर्न कहाँ है। सलीम ने देखा। भैया, आप ठीक हो? मैंने सौ मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, बस थकान है। लेकिन अंदर से कोई बोला, थकान नहीं, जगह। और मुझे समझ आ गया, ये सफर अब हमें छोड़ने वाला नहीं। ये बस हमें रोजमर्रा की जिंदगी में धीरे धीरे मिलाता रहेगा। ढाबे से निकलने के बाद रात का रंग बदल चुका था। अब वो गाढ़ा काला नहीं था, बल्कि धूसर सा, जैसे किसी ने अंधेरे में राख मिला दी हो। ट्रक अपनी लेन में चल रहा था। सब कुछ कंट्रोल में लगता था, लेकिन कंट्रोल और भरोसे के बीच एक पतली सी दीवार होती है, जो कभी भी गिर सकती है। सलीम नींद और जागने के बीच झूल रहा था। उसकी सांसें अब सामान्य थीं, लेकिन हर बार जब ट्रक किसी गड्ढे से गुजरता, वो हल्का सा चौंक जाता। मैं स्टीयरिंग पर नजरें टिकाए हुए था। सामने सड़क साफ थी, लेकिन दिमाग में हर वो मोड़ चल रहा था जिसे हमने नहीं लिया। कुछ दूर जाकर मुझे लगा जैसे किसी ने पीछे हॉर्न दिया हो। मैंने साइड मिरर देखा, कोई नहीं। फिर वही आवाज, इस बार बहुत पास से। सलीम ने कहा, भैया, आपने हॉर्न सुना? मैंने सिर हिलाया, लेकिन किसी ने दिया नहीं। उसने जोड़ा। हम एक छोटे से फ्लाईओवर पर चढ़े। ऊपर से शहर की हल्की रोशनी दिखने लगी थी। शायद हम किसी बड़े कस्बे के पास थे। तभी फ्लाईओवर की रेलिंग पर मुझे कुछ लिखा दिखा। खुरचा हुआ, असमान। पूरा नहीं हुआ। मेरी पकड़ स्टीयरिंग पर और कस गई। सलीम ने भी देख लिया था। वो कुछ नहीं बोला। नीचे उतरते ही एक ऑटो साइड में खड़ा दिखा। ड्राइवर बाहर था, फोन पर बात कर रहा था। सब कुछ आम। लेकिन जैसे ही हम पास से गुजरे, उसने हमारी तरफ देखा और उसका चेहरा अचानक सपाट हो गया, भावहीन। सलीम ने फुसफुसाया, भैया। उसने हमें पहचाना। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे भी वही एहसास हुआ था, जैसे कुछ लोग हमें देखकर नहीं, उस रास्ते को देख रहे हों जो हमारे साथ चिपक गया था। रेडियो अब ठीक से काम कर रहा था। न्यूज़ चल रही थी। आवाज साफ, लेकिन हर 10 मिनट में एंकर की आवाज हल्की सी बदल जाती। एक ही लाइन दोहरती, यात्री से निवेदन है, रास्ता बदलने से पहले सोचें। मैंने रेडियो बंद कर दिया। सलीम ने कहा, भैया, वो अब हमें डराने की कोशिश नहीं कर रहा। मैंने पूछा, तो क्या कर रहा है? उसने कहा, हमें सामान्य बना रहा है। उस पल मुझे ठंड लग गई, क्योंकि जो डर सामान्य हो जाए, वो कभी खत्म नहीं होता। हमने एक और शहर पार किया, और पहली बार मुझे लगा मैं मंजिल के करीब नहीं, बल्कि इस एहसास के करीब हूं कि ये कहानी शायद दिल्ली से मुंबई की नहीं थी। ये कहानी थी उस मोड़ की, जो हर ड्राइवर के सामने आता है। रात अब आधी से ज्यादा बीत चुकी थी, लेकिन थकान वैसी नहीं थी जैसी लंबी ड्राइव के बाद होती है। ये थकान दिमाग की थी, सोचते रहने की, चौकन्ना रहने की। ट्रक की हेडलाइट्स सड़क को काटती हुई आगे जा रही थीं, और हर कट के साथ मुझे लगता जैसे हम किसी परत को चीर रहे हों। सलीम ने पानी की बोतल उठाई, फिर रख दी। भैया, आपको भी लगता है ना कि सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा है? मैंने सिर हिलाया। स्मूथ होना अब सुकून नहीं देता था। थोड़ी दूर आगे एक बड़ा जंक्शन आया। ऊपर हरे बोर्ड लगे थे, मुंबई, इंदौर, लोकल ट्रैफिक, सब कुछ साफ, चमकता हुआ। लेकिन बोर्ड के ठीक नीचे किसी ने काले रंग से एक तीर बना रखा था। कोई नाम नहीं, कोई दिशा नहीं, बस तीर, अंधेरे की तरफ। मेरे पैर अपने आप ब्रेक पर गए। सलीम ने कहा, भैया, ये तीर यहां पहले नहीं था। मैंने जवाब दिया, या था, और हम तब नहीं थे। पीछे से हॉर्न की आवाज आई, असली हॉर्न। ट्रैफिक बढ़ रहा था। लोग इंतजार नहीं करते, चाहे रास्ता कुछ भी हो। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया, मुंबई वाले बोर्ड की तरफ, और उसी पल केबिन के अंदर किसी ने बहुत शांति से कहा, जल्दी नहीं है। ये आवाज न मेरे कान से आई, न रेडियो से। ये सीधे उस जगह से आई जहां डर अब बैठ चुका था। सलीम ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल नहीं था, बस चेतावनी थी। जैसे ही हमने मुंबई वाले रास्ते पर ट्रक डाला, स्टीयरिंग एक पल के लिए हल्का हो गया। इतना हल्का कि पकड़ ढीली पड़ जाए। और उसी एक पल में
मुझे एहसास हुआ ये चीज अब हमें रोक नहीं रही थी। ये देख रही थी कि हम बिना उसके सहारे चल पाते हैं या नहीं। सड़क अब थोड़ी उबड़-खाबड़ थी, रोशनी कम, ट्रैफिक भी पतला। सलीम ने कहा, भैया, अगर ये साथ नहीं चल रहा तो फिर पीछे क्यों लग रहा है? मैंने जवाब दिया, क्योंकि अब ये हमें छोड़कर नहीं जाएगा। ये हमारे फैसलों में बैठ गया है। एक ट्रक आगे जा रहा था, उसी कंपनी का, जैसा हमारा। मैंने पास होने की कोशिश की। जैसे ही हम बराबर आए, उस ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा और बहुत हल्के से सिर हिलाया। न मुस्कान, न डर, बस पहचान। मैं आगे निकल गया। दिल तेज धड़क रहा था और तभी मुझे समझ आया, ये सफर अब किसी एक रात का नहीं रहा। ये हर उस रात का हो गया है जब सड़क बहुत साफ लगे और फिर भी दिल कहे, कुछ बचा हुआ है। उस ट्रक ड्राइवर की आंखों में जो पहचान थी, उसने मुझे किसी चीख से ज्यादा डरा दिया। क्योंकि डर तब आसान होता है जब वो अजनबी हो। जब कोई और उसी डर को पहचान ले, तो समझ आ जाता है कि आप अकेले नहीं हैं। और यही सबसे खतरनाक बात होती है। मैंने रफ्तार बनाए रखी। सलीम ने शीशे से पीछे देखा, फिर चुपचाप आगे देखने लगा, जैसे पीछे देखना अब कोई नियम तोड़ना हो। हाईवे अब लंबा और सीधा था। रात की ठंड बढ़ रही थी, लेकिन केबिन के अंदर हवा वैसी ही भारी थी। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि ट्रक के मीटर सही से काम नहीं कर रहे। स्पीड कभी बढ़ जाती, कभी घट जाती, बिना किसी वजह के। भैया, मीटर झूठ बोल रहे हैं, सलीम ने कहा। मैंने जवाब दिया, नहीं, अब हम दूरी में नहीं चल रहे। सड़क के किनारे पुराने माइलस्टोन दिखने लगे। उन पर शहरों के नाम मिट चुके थे, बस नंबर बचे थे। 10-10-10, एक ही नंबर बार बार। जैसे सड़क हमें कहीं पहुंचा नहीं रही थी, बस उसी दूरी में घुमा रही थी। रेडियो पर अब गाने नहीं आ रहे थे, सिर्फ ट्रैफिक अपडेट्स। लेकिन हर अपडेट एक ही लाइन पर खत्म होता, रूट क्लियर है, लेकिन सावधानी जरूरी है। सलीम ने अचानक कहा, भैया, अगर हम मुंबई पहुंच भी गए ना। वो रुक गया। तो मैंने पूछा। उसने निगलते हुए कहा, तो क्या ये खत्म हो जाएगा? मैंने कुछ सेकंड सोचा, फिर कहा, नहीं, तब ये आदत बन जाएगा। उस पल मुझे साफ दिखा, हम मंजिल की तरफ नहीं जा रहे थे। हम उस डर को साथ लेकर जा रहे थे, जिसे अब हम पहचानने लगे थे। सड़क के किनारे एक छोटा सा मंदिर दिखा। दिया जल रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा पुल के पास था। मैंने रफ्तार कम नहीं की, लेकिन जैसे ही हम पास से गुजरे, सलीम ने कहा, भैया, दिया 2 बार हिला। मैंने देखा नहीं। कुछ चीजों को देखना अब जरूरी नहीं था। कुछ किलोमीटर बाद दूर से मुंबई की रोशनी दिखने लगी। शहर की चमक, ऊंची लाइट्स, ट्रैफिक की आवाज। सलीम की सांस थोड़ी हल्की हुई, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया। क्योंकि जिस रास्ते ने हमें यहां तक छोड़ा था, वो इतनी आसानी से हमें वापस नहीं छोड़ेगा। मुंबई की रोशनी अब साफ दिख रही थी। दूर से ही शहर की आवाजें कानों तक आने लगी थीं। हॉर्न, ब्रेक, लोगों की हलचल। सलीम ने लंबी सांस छोड़ी, जैसे किसी ने छाती से पत्थर हटा दिया हो। लेकिन मेरे लिए ये रोशनी राहत नहीं थी। ये बस एक और मोड़ था। जैसे जैसे हम शहर के करीब आते गए, सड़क चौड़ी होती गई। फ्लाईओवर, अंडरपास, बोर्ड, सब कुछ साफ और जाना पहचाना। फिर भी मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और ही मुंबई में घुस रहे हों। एक ऐसी मुंबई जो नक्शे में नहीं होती। ट्रक का इंजन अब बिल्कुल ठीक चल रहा था। कोई अजीब आवाज नहीं, कोई बोझ नहीं। सलीम ने कहा, भैया, अब तो सब नॉर्मल है। मैंने जवाब दिया, यही तो दिक्कत है। रेडियो पर अचानक ट्रैफिक पुलिस की आवाज आई, ड्राइवर ध्यान दें, रात में कुछ लोग गलत लेन में मुड़ गए थे। आवाज बीच में कट गई। हम एक सिग्नल पर रुके। लाल बत्ती, चारों तरफ गाड़ियां, लोग, जिंदगी। मैंने शीशे में देखा। मेरी परछाई बिल्कुल ठीक थी। कोई देर नहीं, कोई खालीपन नहीं दिख रहा था। लेकिन मुझे पता था, खालीपन दिखता नहीं है। सिग्नल के पास एक आदमी खड़ा था, साधारण कपड़े, हाथ में चाय का कप। उसने मेरी तरफ देखा और बहुत हल्के से बोला, आ गए। आवाज ऊंची नहीं थी। सलीम ने नहीं सुनी। मैंने सिर हिलाया। वो मुस्कुराया नहीं, बस बोला, याद रखना, शहर में रास्ते खत्म नहीं होते, बस छुप जाते हैं। लाइट हरी हो गई। जब मैंने आगे बढ़ाया और पीछे देखा, वो आदमी वहां नहीं था। सलीम ने पूछा, भैया, किससे बात कर रहे थे? मैंने कहा, किसी से नहीं। और ये पहली बार था जब मैंने सच बोला। आधा। हम माल उतारने वाली जगह की तरफ बढ़े।
गोदामों की लाइन, ऊंची दीवारें, पीली लाइट्स। ट्रक रोकते ही एक अजीब सा सुकून आया, लेकिन उसके साथ ही एक ख्याल, ये सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। सलीम नीचे उतरा। उसने पीछे की बॉडी पर हाथ फेरा। भैया, अब कुछ जुड़ा नहीं है। मैंने हाँ कहा, लेकिन जब मैं ड्राइवर सीट से उतरा, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई और भी उतरा हो मेरे साथ साथ। गोदाम का इलाका हमेशा से अजीब लगता है, दिन में भी और रात में तो और ज्यादा। ऊंची ऊंची दीवारें, पीली लाइट्स और हर आवाज की अपनी गूंज। ट्रक खड़ा था, माल उतर रहा था, सब कुछ तय नियम से चल रहा था। यही सबसे डरावनी बात थी कि सब कुछ नियम से चल रहा था। सलीम कागजात लेकर अंदर गया। मैं ट्रक के पास खड़ा रहा। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं ड्राइवर सीट से उतरा हूं, लेकिन ड्राइव अब भी जारी है। मैंने जेब टटोली, सिगरेट निकाली। जलाने ही वाला था कि हाथ रुक गया। मुझे याद नहीं आया कि मैं सिगरेट पीता हूं या नहीं। ठंड नहीं थी, फिर भी मेरी सांस भाप जैसी लग रही थी। पीछे ट्रक की बॉडी से हल्की सी आवाज आई, टक। मैंने मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन एहसास गया नहीं। सलीम लौटा। उसने मेरी तरफ देखा, फिर रुक गया। भैया, आप ठीक लग नहीं रहे। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, आप ऐसे खड़े हो जैसे अभी भी गाड़ी चला रहे हो। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन हंसी अधूरी रह गई। गोदाम के अंदर से एक सुपरवाइजर निकला। उसने लिस्ट देखी, फिर बोला, दिल्ली से आए हो ना? मैंने हाँ कहा। वो बोला, अजीब है, इस रूट के ड्राइवर अक्सर एक जैसी बातें कहते हैं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कौन सी बातें? मैंने पूछा। वो बोला कि रास्ता कभी कभी उनसे सवाल पूछता है। उसने ये बात ऐसे कही जैसे मौसम की बात कर रहा हूं। मैंने कुछ नहीं कहा। काम खत्म हुआ। सलीम ने पूछा, भैया, अब क्या? मैंने जवाब दिया, अब आराम। लेकिन जैसे ही हम गोदाम के बाहर निकले, सड़क को देखा, तो मुझे लगा सड़क हमें देख रही है। मुंबई हमारे सामने थी, जिंदा, तेज, बेपरवाह। और उसी भीड़ में मुझे पहली बार डर लगा कि अगर ये सब यहीं खत्म हो गया, तो मैं उस मोड़ को कैसे समझाऊंगा जो अब मेरे अंदर बस चुका था। मुंबई की भीड़ में खड़े होकर मुझे पहली बार समझ आया कि अकेलापन क्या होता है। चारों तरफ लोग थे, गाड़ियां थीं, आवाजें थीं, लेकिन मेरे अंदर जो खाली जगह बन गई थी, वो किसी शोर से भरने वाली नहीं थी। सलीम ने बैग कंधे पर डाला और बोला, भैया, आज यहीं रुकते हैं, सुबह आगे देखेंगे। मैंने हाँ कहा, लेकिन दिमाग कहीं और था। होटल के कमरे में घुसे। छोटा सा कमरा, सफेद ट्यूबलाइट, खिड़की से बाहर सड़क दिख रही थी। सब कुछ इतना आम कि डर और गहरा लगने लगा। मैं बिस्तर पर बैठा, पैर जमीन पर टिके थे, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक अब भी चल रहा हो। कानों में वही हल्की सी घरघराहट जो हाईवे पर आती है। सलीम ने टीवी चालू किया। न्यूज चल रही थी। अचानक स्क्रीन पर एक लाइन चमकी, हाईवे पर कुछ ड्राइवरों को रास्ता भटकने की शिकायत। सलीम ने रिमोट बंद कर दिया। भैया, अब तो यहां भी वही बातें। मैंने कहा, क्योंकि रास्ता जगह नहीं बदलता, लोग बदलते हैं। रात गहरी हो गई। बाहर शहर सोया नहीं था, लेकिन कमरे में खामोशी फैल गई थी। मैंने आंखें बंद की और पहली बार डर आया कि अगर नींद आ गई तो क्या मैं उसी सड़क पर लौट जाऊंगा। नींद आई और सपने में मैं ड्राइव कर रहा था। सड़क साफ थी, लेकिन हर साइन बोर्ड पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, याद। मैं हड़बड़ाकर उठा, पसीने से भीगा हुआ। सलीम जाग रहा था। उसने मेरी तरफ देखा। भैया, आप भी वही सपना देख रहे थे ना? मैंने उसकी तरफ देखा। हम दोनों ने कुछ नहीं कहा। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आई। मुंबई का दिन शुरू हो चुका था, लेकिन मेरे लिए रात अब भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था, वो चीज हमारे साथ नहीं आई थी, वो हम बनकर आई थी। सुबह की रोशनी साफ थी, लेकिन मेरे लिए सब कुछ धुंधला लग रहा था। मुंबई जाग चुकी थी। सड़क पर लोग थे, चाय की दुकानों पर भीड़, ट्रैफिक का शोर। ये वही शहर था जहां मैं दर्जनों बार आया था, लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और की जिंदगी में खड़ा हूं। सलीम ने चाय लाकर दी। भाप उठ रही थी, असली गर्माहट के साथ। मैंने कप थामा। हाथ कांप नहीं रहे थे, लेकिन पकड़ वैसी भी नहीं थी जैसी पहले होती थी। भैया, उसने धीरे से कहा, आज आप गाड़ी चलाओगे ना? यह सवाल साधारण था, लेकिन मेरे अंदर कहीं कुछ खिसक गया। मैंने सिर हिलाया, पर दिल में एक अजीब सी झिझक थी, जैसे स्टीयरिंग अब सिर्फ लोहे का ना होकर
किसी और चीज का बन गया हो। हम नीचे आए। ट्रक वहीं खड़ा था। वही नंबर, वही खरोंचें, वही पुरानी गंध। मैं केबिन में बैठा। सीट पर बैठते ही शरीर को आदत का सुकून मिला, लेकिन दिमाग ने एक पल के लिए पूछा, कौन चला रहा है? मैंने चाबी घुमाई। इंजन स्टार्ट हो गया। कोई अजीब आवाज नहीं, कोई देरी नहीं। सलीम ने राहत की सांस ली। भैया, सब ठीक है? मैंने आईने में खुद को देखा। चेहरा मेरा था, आंखें भी, पर नजर में वो मासूमियत नहीं थी जो रास्तों पर भरोसा करती है। हम ट्रक लेकर शहर की सड़कों पर निकल पड़े, और तभी मुझे एहसास हुआ, मैं हर मोड़ पहले से जान रहा था। हर कट, हर यू टर्न। मैंने सलीम से पूछा, हम इस रोड पर क्यों आए? उसने जवाब दिया, आप ही तो मुड़े थे भैया। मेरे माथे पर पसीना आ गया। ये सड़क हमारे रास्ते में नहीं थी, लेकिन ट्रक बिल्कुल सही चल रहा था। कुछ दूर आगे वही अजीब सा काला तीर बना दिखा। दीवार पर, फुटपाथ पर, एक बस के पीछे, हर जगह। सलीम ने भी देख लिया था। भैया, ये तो मुंबई में भी है। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब मुझे साफ समझ आ रहा था, ये कहानी हाईवे पर शुरू हुई थी, लेकिन खत्म शहर में होने वाली थी। और जो चीज हमसे रास्ता पूछती थी, अब वो हमसे चलवाने लगी थी। मुंबई की सड़कें अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। मैं उन्हें महसूस कर रहा था। कौन सा सिग्नल कितनी देर में खुलेगा, किस लेन में अचानक ब्रेक लगेगा, सब पहले से पता था। ये हुनर अनुभव से आता है, लेकिन ये अनुभव मेरा नहीं लग रहा था। जैसे किसी और ने सालों की ड्राइव मेरे हाथों में डाल दी हो। सलीम बार बार मेरी तरफ देख रहा था। बोलना चाहता था, लेकिन शायद डर रहा था कि कहीं सवाल पूछने से जवाब और भारी न हो जाए। ट्रक अपने आप एक पुराने इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ मुड़ गया। यहाँ गोदाम कम थे, खाली प्लॉट ज्यादा। दीवारों पर उखड़ा पेंट, फटे पोस्टर, और वही काला तीर, कहीं ताजा, कहीं धुंधला। मैंने ब्रेक मारा। ट्रक रुका। सलीम ने कहा, भैया, ये जगह हमारी नहीं है। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सामने एक पुरानी सर्विस रोड थी। वही एहसास, राख, अगरबत्ती और ठहरी हुई हवा। लेकिन इस बार कोई साया नहीं था, कोई फुसफुसाहट नहीं। खामोशी थी, बहुत ज्यादा। मेरे दिमाग में एक साफ बात उभरी। ये जगह बुला नहीं रही थी, ये रुकने का इंतजार कर रही थी। मैंने ट्रक न्यूट्रल में डाला। सलीम का हाथ अपने आप मेरी कलाई पर आ गया। भैया, अगर यहां रुके तो? मैंने जवाब दिया, तो रास्ता पूरा मान लिया जाएगा। कुछ सेकंड ऐसे बीते जैसे कोई हिसाब लगाया जा रहा हो। बाहर हवा हिली। दीवार पर बने तीरों में से एक धीरे धीरे मिटने लगा, और उसी पल मुझे अंदर से हल्कापन महसूस हुआ। दर्द जैसा नहीं, बल्कि छोड़ने जैसा। मैंने चाबी निकाली। इंजन बंद। खामोशी और गहरी हो गई। फिर कुछ नहीं हुआ, न कोई आवाज, न कोई साया। सलीम ने फुसफुसाकर कहा, भैया, ये चला गया। मैंने सिर हिलाया। नहीं, ये मान गया। हमने ट्रक दोबारा स्टार्ट किया। इस बार मोड़ मैंने चुना। सड़क साफ थी, तीर नहीं थे। पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अंदर कहीं एक निशान रह गया था कि अगर कभी किसी रात सड़क बहुत सही लगे, तो शायद वही सबसे गलत मोड़ हो। ट्रक अब मेरी पकड़ में था, सच में मेरी। स्टीयरिंग में वही वजन था, वही कंपन जो बरसों से पहचान रहा था। मुंबई की सड़कें पीछे छूट रही थीं, और सुबह पूरी तरह जाग चुकी थी। धूप शीशे से अंदर आ रही थी, सीधी, साफ, बिना किसी चाल के। सलीम चुपचाप बैठा था। उसकी चुप्पी अब डर की नहीं थी, थकान की थी। मैंने खुद को टटोला। यादें थीं, नाम था, रास्ता था, लेकिन हर चीज पहले जैसी नहीं थी। कुछ सीख जुड़ गई थी। मैंने समझ लिया था कि वो चीज कोई आत्मा भर नहीं थी, न ही सिर्फ तांत्रिक खेल। वो रास्तों में नहीं रहती थी, वो उन लोगों में रहती थी जो रात को चलते हैं, जो भरोसे और लालच के बीच फैसला करते हैं, जो सोचते हैं कि हर शॉर्टकट उन्हें बचा लेगा। हम माल उतार चुके थे। ट्रक खाली था, लेकिन मैं जानता था, खाली ट्रक भी आधे ढोते हैं। सलीम ने आखिरकार पूछा, भैया, अगर उस रात हम मुड़ जाते तो? मैंने कुछ देर सोचा, फिर कहा, तो शायद हम यहां तो पहुंच जाते, लेकिन खुद तक वापस नहीं आते। उसने सिर हिलाया। कोई और सवाल नहीं किया। उस दिन के बाद मैंने एक नियम बना लिया। रात में जब सड़क बहुत साफ लगे, जब दिल कहे कि बस एक मोड़ ले लो, मैं नहीं लेता। क्योंकि कुछ रास्ते मंजिल नहीं बदलते, ड्राइवर बदल देते हैं। और ये कहानी यहीं समाप्त हो चुकी है। स्टोरी को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपको कभी ऐसा रास्ता मिला है
जो दिखने में सही था लेकिन महसूस करने में नहीं।